डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें एक बिंदु आवेश, उसके भीतर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है Q, एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। अर्धगोलीय 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 का मतलब ये हुआ, आप जैसे मान लो एक फुटबॉल हुआ या फुटबॉल या गेंद मान लेते हैं प्लास्टिक की, उसको अपन आधा काट देते हैं, कटोरा होता है ना कटोरा अपना, उसकी तरह है, उसका शेप का बनाया हुआ है। केंद्र इसके सेंटर पर, बिल्कुल जैसे ये कटोरा हुआ मान लो, तो इसके सेंटर पॉइंट पे है, ठीक है ना, स्थित है। पृष्ठ से पारित, इस पूरे पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स याद करना है। सवाल अच्छा एग्जाम आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द फिगर ए पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फेरिकल, हेमीस्फेरिकल कह सकते हैं इसको, अर्धगोलीय को, या सेमी सर्कुलर भी कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर सरफेस। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं अपन, ये डायग्राम हमारे सामने दिया हुआ है, अब क्या करते हैं अपन बनाते से ऐसे डायग्राम है। समझ में आ रहा है, ये आप होगा बाउल कटोरा जैसे हो गया, चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था गाउस का लॉ कर रहा था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि अगर मान लो ये सरफेस है, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा रहता है, तो इसके हाफ पार्ट से कितना फ्लक्स निकलेगा, पूरे से कितना निकलेगा भाई फ्लक्स, इसके से पूरी बॉडी से कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई नेट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करवाया था। और अगर मान लो इसको आधा कर देंगे तो आधे पार्ट से कितना निकलेगा, फाई नेट, फाई डैश कह सकते हैं इसको, फाई नेट अपॉन 2, तो आधे से कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। बच्चे कुछ आधे से कितना निकलेगा, फाई 2 इक्वल टू फाई नेट अपॉन 2, दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। भाई फाई नेट अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई नेट आ जाएगा, और फाई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो सवाल में ऐसे ही दिया हुआ है इसमें। अब देखो इसको अगर देखें अपन, अगर इसको अपन समझें तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे तो निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाना चाहिए। भाई क्यों जीरो हो जाना चाहिए, एक बाउल है, कटोरा है, खुला हुआ है ऊपर से, और गाउस ने तो कहा था खुले हुए के लिए तो अप्लाई करेंगे ही नहीं अपन, किसके लिए एला होगा, बंद के लिए एला होगा। तो ये खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ एक चार्ज सिचुएटेड है। अब क्या करते हैं, ऐसे कैसा सेम हेमीस्फेरिकल बॉडी इसको ऊपर आके ऐसे रख देते हैं, तो देखो एक ऐसे पूरा क्या बन गया, ये स्फीयर बन गया। समझ में आया, इससे निकलने वाला लेट Q चार्ज इनक्लोज इन ए क्लोज्ड सरफेस, let make a other hemispherical surface over its, एक दूसरी अर्धगोलाकार या अर्धगोलीय पृष्ठ इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया। अब यहां से देखो फाई नेट, इसका फाइनल कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने क्लोज बोर्ड। अभी ऐसा लग रहा है ये इसको देखकर कि मान लो एक स्पेयर रखा हुआ है और उस स्पेयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q, तो आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ नेट फ्लक्स कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो इसका आधा कर दें तो वही कहानी हो गई, आधा नीचे आधा ऊपर, तो फाई 4 किसके लिए, हेमीस्फेरिकल सरफेस कितना आ जाएगा, फाई नेट अपॉन 2, कितना आ जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू फाई नेट अपॉन 2। फाई नेट की वैल्यू कितनी है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 आ जाएगा यहाँ पर,
तो हमारे पास आंसर आ गया ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन अच्छा एग्जाम आ सकता है, कुछ बच्चे यहाँ इसको गड़बड़ कर देंगे, कुछ बच्चे तो जीरो ही कर देंगे, लेकिन जीरो पर नहीं मान सकते इसको। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक आपके या कंपटीशन में अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको क्या बनाना है, एक तरह से इसको क्लोज भी तो कर सकते हैं ना अपन। जैसे मान लो क्लोज नहीं होता तो बात दूसरी थी, ये क्लोज तो हो रहा है ना, क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये वाला वेरीफाई किया, अदरवाइज इसका वेरीफाई नहीं करता। ओके, अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है हमारा, देखो दो डायग्राम हमारे लिए दिए हुए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, कोई अर्धगोलाकार है, शेप है अर्धगोलाकार, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना होगा यदि विद्युत क्षेत्र आधार के समांतर हो, आधार के लंबवत हो। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर बदलता हुआ होता तो ऐसे होता वो। दूसरी बात, सेकंड वाला है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर है। दो चीज़ समझ मारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो मैंने एन कैप बताया ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर कैसे बताया है, जैसे मान लेते हैं, हमने वही वाली केस अभी पढ़ाया था मैंने आपको, मान लो कटोरा ले लिया, कटोरे को नीचे से पैक कर दिया। आपने देखा है वो होता है तबला, जो होता है तबला ऐसा होता है, तबले का जो एरिया होता है नीचे वाला पार्ट, जो प्लेन वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे प्लेन पार्ट। क्या बोलेंगे इसको, नीचे वाले को प्लेन, क्या बोलेंगे, प्लेन। और इसको बोलेंगे कर्व, सी और पी, या बेस कह सकते हैं इसको, बेस भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा कर्व आपका, और ये हो जाएगा बेस। वक्र, आधार, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसमें एरिया वेक्टर नीचे आ रहा है, दोनों के बीच बनने वाला थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ई ऊपर जा रहा है, देखो ds कहाँ आएगा, नीचे आएगा एरिया वेक्टर, इसको एन कैप कह सकते हो, ds वेक्टर कह सकते हो। थीटा यहाँ होगा, ये नीचे ये ऊपर, थीटा बराबर बनेगा 180 डिग्री, अपोजिट होगा एक दूसरे के, 180 डिग्री बना। अब सवाल पर चलते हैं। ए हेमीस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट्स कर्व सरफेस। इसी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएट होता है, मतलब निकलता है, जुड़ा हुआ रहता है। पहला वाला कंडीशन पैरेलल टू इट्स बेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसकी बेस के पैरेलल है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, बेस ऐसे है, अगर बेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही हैं, बेस ऐसे है, इस बेस की डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसमें नीचे। देखो ये मान लो एक तबला हो गया हमारा, एक इसमें पहले वाली कंडीशन, इसमें ई कैसे है, ऐसे है, और बेस आपका ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें ds का होगा, नीचे होगा बेस में, तो थीटा कितना हो गया, 90। सेकंड वाले में ये बेस हुआ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हुआ e, और ds का होगा नीचे, थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। डायग्राम देखते हैं पहली वाली कंडीशन। अब इसमें कुछ अपन को एजम्पशन मानना पड़ेगा, एजम्पशन मानते हैं, कुछ मानते हैं चीजें, ताकि ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। पहली बात तो हम ये कहते हैं, देयर आर, यहाँ इस पूरी बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये क्लोज भी नहीं है, क्लोज तो अपन बाद में करेंगे इसको। देयर इज नो चार्ज इनक्लोज दिस सरफेस। इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, यहां
अर्धगोलीय पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। तो अगर मौजूद नहीं है तो फाई कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा पहली बात तो। क्योंकि गाउस ने ये कहा था कि चार्ज, पहली बात तो 2 बातें बताई थी गाउस ने। बॉडी कैसी होनी चाहिए? इनक्लोज होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए और चार्ज होना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर इनक्लोज ही है बॉडी और चार्ज नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा। बात क्लियर है? बोले एरिया वेक्टर कुछ भी होना क्या फर्क पड़ रहा है, अगर चार्ज उस क्लोज बॉडी के अंदर नहीं है दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अब अपन ने माना कि अपन इसको ये ऐसे है, इसको पैक कर दिया। अपने हिसाब चल रहे हैं अपन। पहला केस क्या पड़ा? नेट फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि चार्ज नहीं है। अगर मान लो चार्ज नहीं है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो हमने इसको पैक कर दिया, ऐसे पैक कर दिया नीचे से, तो ds कहाँ आएगा? नीचे। E कहाँ आएगा? ऐसे। अब निकालते हैं कर्व सरफेस से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब मानते हैं यहां पर हो सकता है इसके भीतर चार्ज हो। मान लें अगर इसके भीतर क्या हो जाए? चार्ज हो जाए, तो क्या कंडीशन होने वाली है? मैं चलता हूं फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट डायग्राम बात करते हैं। यहां बात करते हैं फाई वी और फाई सी। फाई वी क्या होता है? फ्लक्स ऑफ बेस। और फाई सी होता है फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस। आधार का फ्लक्स भाई पहले वाले में तो नहीं है ना, अपन को अब देखो चार्ज भी नहीं है, बॉडी इनक्लोज भी नहीं है, तो अपन ने माना बॉडी को क्या कर देते हैं, अपन इसको क्लोज कर देते हैं, तो नीचे एरिया वेक्टर मिल जाएगा अपन को। वक्र पृष्ठ का फ्लक्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं फाई वी की। यहां देखो, ये देखो टीएस कहाँ आएगा? नीचे। कहाँ आएगा? नीचे। ओके, अब दूसरी बात देखो, एक मिनट मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूं। अपन ये मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं अपन। इधर देखो, ये ई ऐसे जा रहा है और डी एस कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? तो फाई वी क्या निकालेंगे अपन? ई ए वेक्टर फाई वी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है याद करो? पहले वाली कंडीशन थीटा कितना है बेस के लिए? 90 है। तो फाई वी इक्वल टू ई ए कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। फाई वी कितना हो गया? 0। फाई वी कितना हुआ? 0। देखो भाई, फाई इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है फाई इक्वल टू फाई वी प्लस फाई सी इक्वल टू कितना हो गया? फाई इक्वल टू 0। मतलब मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू फाई वी प्लस फाई सी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स 0 है। अगर इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो क्या होगा? सोचो कि फाई भी, इसमें दो सरफेस है, एक कर्व वाली और एक प्लेन वाली, बेस वाली। तो फाई वी प्लस फाई सी बराबर आया फाई, इक्वल आया फाई। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लो फाई वी कितना आया? 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर मैं कहता हूं यहां देखो, यहां ले सकते हैं अपन फाई वी इक्वल टू माइनस फाई सी। भाई फाई वी इक्वल टू माइनस फाई सी, बात क्लियर है? ये अपन ले सकते हैं फाई सी को इधर भेज दूं मैं, तो फाई सी इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा माइनस का। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है चीज? अब क्या करते हैं अपन, यहां से ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, यहां से कितना आया? 0। अगर मान लो फाई भी 0 है
0 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से फाइव भी कितना आया 0, फाइव सी कितना है 0 है। अरे भाई मुझे बताओ अगर फाइव इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइव इक्वल टू फाइव भी 0 है तो फाइव सी भी क्या होगा, अगर मान लो ये 0 आता है तो ये इक्वल टू फाइव सी, मतलब 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव सी। फाइव भी 0 है, फाइव भी 0 है प्लस फाइव सी, फाइव भी प्लस फाइव सी इक्वल टू कितना है 0। अगर फाइव भी 0 है तो फाइव सी भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ हमने एक बात सीखी है कि फाइव ही इक्वल टू माइनस फाइव सी। पहले मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया आपको, फिर अपन कहाँ चले, अपन ने दो बातें लिखी, अपन ने कहा कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर चले फाइव ही प्लस फाइव सी कितना होता है 0। इसके लिए मैंने फाइव की वैल्यू निकाली है आपके सामने, तो फाइव की वैल्यू यहाँ पुट की तो फाइव सी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ये कंडीशन समझ में आई हमारे लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट स्थिति आपके सामने क्या है वो एक बार आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं यहां पर। अगर मान लो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि सेकंड वाला ले लें एक बार, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में देखते हैं एक बार, फाइव ही निकालें, ई ए वेक्टर से खोलेंगे तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है प्यारे बच्चों, थीटा है 180 डिग्री। फाइव बी इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री आ गया। फाइव बी इक्वल टू कॉस 180 होता है माइनस का 1, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का ई ए। कितना आया माइनस का ई ए, माइनस का ई ए आया। अब बात करते हैं फाइव सी की। तो अच्छा एक चीज और देखना है यहाँ पर, ए क्या है, ए हमारे पास है, एक चीज बताता हूँ, यहाँ जो इसकी रेडियस है त्रिज्या वो कितनी है कैपिटल आर है, कितनी है कैपिटल आर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, नीचे वाली सरफेस का पूरी का पर्दी बन जाएगी एक तरह से, सरकमफेरेंस बन जाएगा, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाइव बी का नया फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास माइनस ई इंटू कैपिटल पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, कर्व के लिए निकालना है। ये तो बेस और आधार के लिए आया है, तो कर्व के निकालने के लिए बहुत आसान है, हमने पढ़ा हुआ है फाइव सी इक्वल टू या माइनस फाइव सी इक्वल टू फाइव बी। क्या करें अब यहाँ पर बताओ मुझे, फाइव बी की वैल्यू कितनी है, इसको निकालना है, तो फाइव बी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, कितनी आई है माइनस ई पाई आर स्क्वायर, कितनी आई है माइनस ई पाई आर स्क्वायर। माइनस इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि फाइव सी अपन इसको लिख सकते हैं ना बेटा, फाइव सी इक्वल टू माइनस फाइव, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइव सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ एक चीज देखें कि हमने एक बात देखी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, उसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको मैं कितना भी बड़ा कर दूं भाई, अगर मान लो कुछ और लेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये हमारा, इसकी रेडियस के ऊपर। इसको कितना भी वाइड कर दें हम, कितना ऊपर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, इसकी रेडियस के ऊपर। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर अपने दो एजम्पशन किए, बॉडी कैसी है, क्लोज बॉडी है, कैसी बॉडी है क्लोज, और इसके भीतर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तभी हमारा ये काम होगा। अगर मान लो हमने इसके भीतर कोई चार्ज नहीं रखा तो क्या नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। अब अपन ने एक चीज और देखते हैं, मान लो इसके भीतर चार्ज भी नहीं है, चार्ज नहीं है, तो हमने दो कंडीशन पढ़ी यहाँ पर, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ से क्या निकाला, फाइव से निकाला, आपका एक तो ये वाला आंसर आ जाएगा यहाँ से, और आपका एक ये वाला आंसर, दोनों आंसर आपको ध्यान रखना है। बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से है कि इसमें आपका एक डेरिवेशन पार्ट भी है
और एक क्वेश्चन का आंसर भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन पार्ट है और एक न्यूमेरिकल टाइप में एक वैल्यू आती है फॉर्मूला टाइप में। तो क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या की पतली वलय, वलय कह सकते हैं या रिंग कह सकते हैं, वलय हुई या रिंग हुई, क्यू आवेश एक समान रूप से, उसमें कौन सा चार्ज बटा हुआ है, हर जगह क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के अक्ष पर, वलय का अक्ष पर केंद्र से, कहाँ से, सेंटर से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त परिणामी के लिए प्रतिबंध इसमें दिया हुआ है x ग्रेटर देन कैपिटल R। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड, एक चार्ज Q प्लेस है यूनिफॉर्मली ओवर ए लूप में। एक बार डायग्राम बना देता हूँ इसका, फिर अच्छे समझ में आएगा आपको। ये हमारे लिए एक रिंग बनाई, रिंग कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं वलय। इस पर Q चार्ज हर जगह एक समान रूप से बटा हुआ है। अब ये कह रहा है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे सामने मैंने एक रिंग बनाई इस तरीके से, देखो ये हमारे सामने एक रिंग है, इसको मैं, इस पर प्लस चार्ज हर जगह बटा हुआ है। हर जगह क्या है, प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, हर जगह प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली है, ठीक है। अब कह रहा है इसके एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब ये हुआ, ये इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा बेटा जी, सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, सेंटर पॉइंट यहाँ होगा। इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, x डिस्टेंस पर। इसका सेंटर पॉइंट मैंने ये वाला मान लिया और यहाँ से चलते हैं अपन, एक पॉइंट अपन ने P एज्यूम किया। ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपकी बच्चों, x है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चे मेरे से पूछते हैं। ये देखो ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की सेंटर से P पॉइंट की x हो गई। ओके, इसकी रेडियस भी दी हुई है इसने, r रेडियस है, और r कैसा है, कैपिटल है। ओके, अब कह रहा है ये आगे कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना। जो फॉर्मूला आपका, इसमें कहीं कोई वैल्यू गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में, इसमें एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आएगा, वो अपन को निकालना है। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ हम छोटे छोटे पार्ट मान लेते हैं। मैंने यहाँ पर, ये एक लेंथ हुई, ये पूरी एक लेंथ है L लेंथ, इसको मैंने इस तरीके से एक रिंग बनाया और इस L लेंथ के मैं छोटे दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट तो मैंने यहाँ कर दिया, एक पार्ट मैंने यहाँ कर दिया। इस पार्ट को मैंने नाम दिया A, इसको दिया B, ये हो गया DL, ये भी हुआ DL। मैंने DL1 DL2 नहीं दिया हुआ, DL दिया हुआ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अगर आपको एक बात बताता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना हो जाएगा, पूरे को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R। तो ये वाली बात आप याद रखना है। कुछ बच्चे यहाँ स्मॉल r कर देते हैं, स्मॉल r हमारे सामने नहीं है, हमने रेडियस कितनी ली है, कैपिटल R। अब मैं डेरिवेशन पार्ट शुरू करता हूँ इसका, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ DL से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, ये हो जाएगा DE1 वेक्टर। और इससे ले लेते हैं एक बार, ये बच्चों हो जाएगा DL2, सॉरी DL से कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाले से, B वाले पार्ट से, ये हो जाएगा DE2 वेक्टर। अब यहाँ हमने एक एंगल बनाया, ये बनाया थीटा, ये भी बनाया थीटा। अब हमको पता है कि दो वेक्टर अगर इस तरीके से जा रहे होते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा। अब रिजल्टेंट बनाने के लिए एंगल बनाना पड़ेगा। अगर ये DE1 है, देखो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और अगर ये थीटा है तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
अब देखो ये DE1 है, DE2 है, ये DE1 है। अगर ये थीटा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कंपोनेंट DE1 cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा DE1 sin थीटा। अगर ये DE2 है, इसका थीटा यहाँ बनता है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा DE1 sin थीटा। इतनी बात क्लियर है हमारे सामने। अब इसमें क्या करना है, अपन को पता है, ऐसा अपन ने एक डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक डायपोल, जब अपन नॉन एक्सियल पर निकाल रहे थे। थोड़े से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होने वाला है। इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्यू चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग। क्यू चार्ज is uniformly distributed over a loop या रिंग कह सकते हैं। मैं कहता हूं क्यू आवेश एक समान रूप से वलय पर वितरित है। कहाँ है भाई, वलय पर है। अब बात करते हैं, ये लेंथ थी एल। एल के लिए सोचो क्या होता है, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होता है आयतन आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों यहां अगर एल लेंथ का वायर है तो कौन सा काम में लोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल, क्योंकि एल लेंथ है, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल होगा, और एल को क्या बनाया हुआ हमने, पर्दी बनाई हुई है यहाँ पर पूरी एल सरकमफेरेंस। तो यहाँ इसको मैं नेक्स्ट स्टेप लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 2πr, ये भी हमारे काम आएगा। क्योंकि बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन जब करेंगे, समाकलन करेंगे, तो एल होगा, और एल किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी लेंथ से हमने 2πr बनाया हुआ है। अब चलते हैं, अगर मान लो डीएल, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट डीएल ऑफ लेंथ एल, यदि हमारे पास एल लंबाई का अल्पांश डीएल हो, तो देखो मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखा था डेरिवेशन में, आपको डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। थ्योरी के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा पीडीएफ डाला हुआ है, पीडीएफ आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर डीएल की बात करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डीएल। लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू, क्योंकि जब चार्ज यहाँ पर डी क्यू है, देखो पूरे पर चार्ज कितना है क्यू, यहाँ डी क्यू डी क्यू डी क्यू, और लेंथ कितनी है इसकी, डीएल 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 एलिमेंट मान लिया। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ई कितना आ रहा है और कहाँ कितना आ रहा है वो देखते हैं एक बार। अब यहां से अपन निकालते हैं DE1, क्या निकालते हैं, DE1। यहां मैं लगाया हुआ है वेक्टर। अब आपको पता है ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली बच्चों, ये मान ली मैंने स्मॉल आर, तो ये भी कितनी हो गई, स्मॉल आर। तो यहां मैंने किया DE1 इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन है इसकी, देखो यहां से क्या है, AP, AP कैप लगा सकते हो, करते हो एलोंग AP, दोनों बातें ले सकते हो आप, AP कैप की डायरेक्शन में या एलोंग AP, AP की अनुदिश।
अनुदिश मतलब उसी की दिशा में। ये आया DE1। क्या आप DE2 भी निकाल सकते हैं अपन? DE2 क्यों, देखो K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। अब यहाँ हमने Q किया है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में क्या है? DQ। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपन को? DQ। यहाँ गलती हो जाती है हमसे, यहाँ नहीं गलती करनी है। नेक्स्ट वाला डिपेंड करता है R के ऊपर, लेकिन दोनों के लिए R कांस्टेंट है, तो K DQ अपॉन R²। इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, क्योंकि यहां डायरेक्शन है BP। अलोंग BP, BP के अनुदिश। चलो भाई, ये हो गया दूसरा। अगर मैं यहां पर बताता हूं आपको, अगर हम ये कहते हैं कि DE1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है DE2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ? DE1 इक्वल टू DE2, बोले तो DE। भाई DE1 का मैग्नीट्यूड, ये तो ये डायरेक्शन हो गई। अगर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, तभी हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो पाएगा। हमें डायरेक्शन तो पता लग गई। अब देखो DE1 DE1 मैग्नीट्यूड DE2 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा DE के इक्वल। अब बात करेंगे यहाँ इसकी डायरेक्शन की। तो देखो यहाँ हमारे पास DE2 की दो डायरेक्शन है, DE1 साइन थीटा, DE2 साइन कॉस थीटा। और DE1 का भी सेम केस है, DE1 साइन थीटा, DE1 कॉस थीटा। तो ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। ये इसका और इसका क्या रिलेशन है? इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो ये दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्या होता है, इन दोनों की वजह से इनका रिजल्टेंट यहाँ निकलता है, तो इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? या तो लिख दो DE1 कॉस थीटा, लिख दो DE2 कॉस थीटा। इनको यहाँ ऐड नहीं कर सकते अपन, बुक में लिखा रहता है ऐड करेंगे, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ इसको ऐड करते हैं तो मैं मान लो यहाँ कहता हूँ आपसे DE इक्वल टू DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा। अगर यहाँ DE1 है तो ये DE इक्वल टू DE1 कॉस थीटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन DE1 इक्वल टू DE2, इसको भी मैं DE1 कर देता हूँ। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा था? डाइपोल वाले केस में पढ़ा था। तो ये DE जो है वो हो जाएगा 2DE1 कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये जो गड़बड़ हो गया हमसे, जब अपने डाइपोल वाला केस पढ़ा था तब आपको याद हो तो यहाँ पर एक चार्ज हुआ करता था, यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता था। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती थी, माइनस की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, और इसका रिजल्टेंट ऐसे आता था। यहाँ जो थे ये दोनों पॉइंट चार्ज थे। पॉइंट चार्ज केस में ऐड होता है, बट ये वाला केस पॉइंट चार्ज वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, नंबर ऑफ मैनी चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्मली केस, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। ये कैसा केस है? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो हमें किसके लिए निकालना है? पॉइंट चार्ज के लिए नहीं निकालना है, हम यूनिफॉर्म के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ हमें गलती नहीं करनी है, हमें केवल एक ही केस लेना है, DE1 कॉस थीटा, DE1 कॉस थीटा। तो यहाँ क्योंकि ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, बट यहाँ हमें किस लिए निकालना है? एक के लिए निकालना है। दोनों देखो, DE1 के लिए निकालोगे तो भी वही उतना आएगा, DE2 के लिए निकालोगे तो भी उतना आएगा, क्योंकि यहाँ पर DE1 इक्वल टू DE2 इक्वल टू E किया हुआ है, DE किया हुआ है। तो यहाँ पर कर सकते हैं DE1, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं या इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है। DE1 कॉस थीटा, यहाँ D आया, एच डी उतार दिया। DE1 की वैल्यू हमारे पास है क्या? DE1 इक्वल टू क्या है मेरे पास में? KDQ अपॉन R²। वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। इंटीग्रेशन ऑफ DE, ये कितना हो जाएगा हमारे सामने? यहाँ से D हो जाएगा, ये हो जाएगा E। ओके, अब DE1 किसके इक्वल है? DE2 के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? KDQ
क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई आपको। अपन डी टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ इस स्टेप को अपन आगे लेके चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। अब हमारे पास क्या डी क्यू की वैल्यू है, डी क्यू इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू डी एल, लैम्बडा इंटू डी एल। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन यहां पर, E इक्वल टू के लैम्बडा डी एल, कितना आ गया लैम्बडा डी एल अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मान लो ये थीटा हो गया तो बेस कितना हो गया इसका x, बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, आधार लंब और कर्ण। तो आधार कितना है x है, कर्ण कितना है r है। तो इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देंगे अपन, तो ये आ जाएगा x अपॉन आर और यहाँ क्या लगा देंगे अपन, इंटीग्रेशन। चलो भाई अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, हमने E इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, लैम्बडा कॉन्स्टेंट है इसको बाहर, सॉरी लैम्बडा कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ से x कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ से r क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ कितना बचेगा ये dl। अब प्रॉब्लम आ रही है सर r क्या करें। देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर बात करता हूं मैं आर स्क्वायर की, तो पाइथागोरस ट्रिपल से, पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अपन इसको करें क्योंकि इसको यहाँ गिटर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं ओनली आर करता हूं तो ये हो जाएगा अंडर द रूल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अपन लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आर स्क्वायर आर आर। अब कैसे करते हैं भाई, आर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आर क्यूब, क्या हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या डीएल की वैल्यू है इंटीग्रेशन की, डीएल इंटीग्रेशन कितना होता है, एल, एल कितना होता है 2πr। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, यहाँ ई आया के लैम्बडा एक्स, आर की वैल्यू कितनी आई है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और घात में कितना है 3 तो 3/2 और डीएल कितना हो जाएगा 2πr। आपको आई थिंक दिख रहा होगा ये, अब क्या किया हमने, यहां से हमने ये कंडीशन आपके सामने आ गई। अब यहां देखो 2πr है और क्या दिया हुआ है हमारे सामने 2πr इंटू लैम्बडा, इन दोनों को उठाओ यहां से। यहां देखो एक बार इसको करते हैं, 2πr इंटू लैम्बडा कितना हो जाएगा 2πr इंटू लैम्बडा हो जाएगा बेटा क्यू। तो यहाँ क्या ले सकते हैं अपन, क्यू ले सकते हैं इन दोनों की जगह पर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर k पहले से था, x पहले से था, लैम्बडा इंटू 2πr। मैं लिख देता हूँ साइड ब्रैकेट में, लैम्बडा इंटू 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा q हो जाएगा, लैम्बडा इंटू 2πr कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा इंटू 2πr कितना हो जाएगा q हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर
एक आपको ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ई की वैल्यू आ चुकी है, जो ई इसने यहां पूछा है। बट इसमें इसने केस दिया हुआ है कि x बहुत बड़ा है कैपिटल R से। हमें पता है x जो है वो R के कंपेरिजन बहुत बड़ा है, तो हमने माना लेट x ग्रेटर देन R, तो R लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माना x बहुत बड़ा है R की तुलना में, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, E इक्वल टू के क्यू एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कितना कर दें, इसको 0 कर दें, इसका मतलब एक ही है, या इसको मैं 3/2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर आया के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। इसको यहाँ इसको कैंसिल करो तो E इक्वल टू क्या आया, के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये वही फॉर्मूला वापस घूमकर आ गया हमारे सामने कि अगर इस अभी देखो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है हमको, हम ये अब इस कंडीशन में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर मान लो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज की वजह से P पर x डिस्टेंस पर, यहाँ मान लो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इससे x डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हमारे पास ये कितना हो जाए, लगभग 0 हो जाए। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, डायग्राम बनाया, फिर उसको ये माना अपन ने, फिर यहाँ से चले अपन इस वाले पार्ट पर लैम्डा निकाला, 2πr इंटू लैम्डा इंटू क्यू आया, इक्वल टू क्यू आया। फिर एलिमेंट के लिए निकाला लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल आया। फिर अपन यहाँ पर आए डायरेक्शन निकाला, दोनों को इक्वेट किया। अब मैंने आपको बताया था ना पॉइंट चार्ज के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते, समझ में आ गया होगा आपको। ई इक्वल टू अपन ने ये निकाला, इसका फिर इंटीग्रेशन किया, यहाँ लैम्डा इंटू डी एल है, डी एल का इंटीग्रेशन किया, कितना आया हमारे सामने, 2πr आया। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू रखी हुई है cos थीटा की, x अपॉन आर, ये हो जाएगा r क्यूब। नेक्स्ट चले 3/2, फिर अपन ने क्या किया, इसको माना लैम्डा इंटू 2πr कितना हुआ हमारे पास में, q हुआ, और इससे अपन पूरी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है।